हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं फिर से जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के ऊपर। ये हमारा 17 नंबर का सेट होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने 16 सेट अच्छे से कवर किया था। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। आपसे पूछा जा रहा है कि सैंधव सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो आप सबको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, है ना। अगर लोहे के बारे में बात की जाए कि लोहा खोजा कब गया था, तो उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते होंगे। उत्तर वैदिक काल में लोहा आता है। और उत्तर वैदिक काल का अगर समय पूछा जाए आपसे, तो ये 1000 से लेके 600 बीसी तक रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चांदी से परिचित थे और चांदी के आभूषण पहना करते थे। और आपको ये भी पता होगा कि तांबा और टीन का मिश्रण से कांसा बनता था। और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं ना। तो ये भी बात याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये। पूछा जा रहा है सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है जिसमें। तो ऋग्वेद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में कौन कौन सी बातें यहाँ पे है। तो देखते हैं, आपको वेद पता होगा। वेद कितने हैं? 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में किसकी बातें की गई है? तो ऋग्वेद में ईश्वर की संस्तुति के मंत्र के बारे में बात किया गया है। ईश्वर के बारे में बात की गई है। ऋग्वेद में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि मंडल कितने हैं। तो ऋग्वेद में अगर मंडल की बात की जाए तो मंडल की संख्या कितनी है? 10, है ना। और इसके अलावा ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, इसमें से एक कहा जाता है वंश मंडल किसे कहते हैं। तो वंश मंडल जो होता है वो दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल की श्रेणी में रखा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कृषि की जानकारी किस मंडल में मिलती है। तो अगर कृषि के बारे में बात करें तो कृषि की जानकारी हमें ऋग्वेद के 4थे मंडल से मिलती है ना। तो ये सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द के बारे में जानकारी मिलती है। और आगे क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन पे, यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वेद काफी लंबा है। 4 वेद है, आप जानते होंगे साम वेद के बारे में। साम वेद जो हमारा है उसे संगीत का जनक कहा जाता है, साम वेद को। तो ये सारी बातें वेद से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा जा रहा था ऋग्वेद के बारे में, जो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में आपसे मंडल पूछ लिया जाएगा, मंत्र पूछ लिया जाएगा, या पूछ लिया जाएगा वंश मंडल किसे कहते हैं, कृषि की जानकारी कहाँ मिलती है, गायत्री मंत्र के बारे में पूछा जाता है ना। तो आप लोग में से हमें कोई एक बताना कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कनिष्क के बारे में पूछा जा रहा है। कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क के बारे में बात की जाए तो कनिष्क पहले किस वंश का शासक है। पहले आपके बारे में आपसे मैं ये पूछता हूँ, कनिष्क किस वंश का शासक है। तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक है। और कुषाण वंश के बारे में बोला जाए कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। और कुजुल कडफिसेस ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। और इसका एक भाई था भीम कडफिसेस। और भीम कडफिसेस ने भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। कनिष्क ने पुरुषपुर यानी पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाई थी। लेकिन दूसरी राजधानी बनाया गया था कन्नौज को। अगर पूछे कि दूसरी राजधानी कौन थी कनिष्क की, तो कन्नौज था। कनिष्क के बारे में और क्या क्या बोला जाता है, तो कनिष्क जो हमारा है इसी के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति होगी। तो इसी के शासनकाल में सेकेंड बौद्ध संगति का आयोजन होता है ना, याद रखिएगा। तो ये सारी बातें अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बता देना कि दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। बेसिक बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चीनी यात्री, पहला चीन का यात्री फाहियान है जो भारत आया था। आया कब था, पहली बात ये। तो यह था 399 बीसी में, सॉरी एडी में, और नहीं, हाँ एडी। और ये रहा था 414 एडी तक, यानी 15 वर्षों तक रहा था। और इस समय शासन था चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जिसने शकों को पराजित किया और अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया,
है ना। इसके अलावा ये भी पूछा जाएगा, एक तो वेनसांग है, एक हमारा होता है फाहियान, है ना। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फाहियान किसके समय में भारत आया था, सॉरी फाहियान नहीं, वेनसांग। फाहियान तो ऑलरेडी दिया है, वेनसांग के बारे में पूछेगा। तो वेनसांग किसके बारे में साथ भारत आया था, किसके शासनकाल में, तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि के नाम क्या थे। पृथ्वीराज चौहान, तो राजपूत वंश हम लोग को पढ़ना है। राजपूत वंश 800 से लेके 1200 एडी तक रहता है। और हमारे जो पृथ्वीराज चौहान है, कलचुरी, चेदी, है ना, ये सारे के सारे वंश हमारे राजपूत वंश से आते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखा जाए तो इनके दरबारी कवि थे कौन, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वी राज रासो। इसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी के बारे में वर्णन किया है। और अगर आपको पता होगा तो ये भी पता होगा तराइन का युद्ध। तराइन का जो 2 युद्ध हुआ था, दोनों के बारे में याद रखिएगा। एक हुआ था यहां और एक हुआ था यहां। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हारेगा और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे और मारे जाएंगे। और मोहम्मद गोरी एक और युद्ध लड़ता है यहाँ पे, जिसे कहते हैं चंदावर का युद्ध। और चंदावर का युद्ध होता है गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें जयचंद मारा जाता है और गौरी विजय होता है। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके आते हैं। तो क्वेश्चन ये था, अच्छा आप लोग में से ये बताना कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन के दरबार के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था। कि बाजार नियंत्रण जो इसका था काफी अच्छा था, इसका मुख्य कारण क्या था, अपनी सेना की क्षमता को कामयाब रखना, जमींदारों और बनियों पर नियंत्रण रखना, जमींदारों एवं व्यापारियों के व्यवहार को समुचित बनाना, या आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना। तो बाजार नियंत्रण निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था, इसका कारण था अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। यानी अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति था जो कभी नहीं चाहता था कि हमारे बाजार में भाव, वस्तुओं का दाम बढ़े, इस पे ज्यादा नियंत्रण रखता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो जानते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी का है ना, जो अपने चाचा को मारकर गद्दी हासिल किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक व्यक्ति रहता था मलिक काफूर। इसके बारे में आपको पता होगा, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहते हैं, है ना। ये बात आप याद रखिएगा। आगे, दीवानी रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा किया गया था। तो ये विभाग भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में स्थापित किया गया था। तो आंसर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था। तो मुगल काल में सेना का जो प्रधान होता था उसे कहते थे हम लोग मीर बख्शी। आंसर होगा हमारा मीर बख्शी। मीर बख्शी को सेना का प्रधान कहा जाता था। मुगल वंश के बारे में बात करें तो मुगल वंश की स्थापना होता है कब, तो मुगल वंश की स्थापना होता है 1526 में, है ना। पानीपत के युद्ध के बाद होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध भी पूछेगा तो 1556। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है ये आप हमें बताना। अगला क्वेश्चन, मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था। तो मराठों को एक शक्ति के रूप में संगठित करने का श्रेय जाता है शिवाजी को। शिवाजी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो शिवाजी का जन्म महाराष्ट्र के पुणे के शिवनेर दुर्ग में हुआ था, है ना। और कब हुआ था इसका आंसर आप हमें देना। शिवाजी के पुत्र थे, एक का नाम था संभाजी और एक का नाम था राजाराम, है ना। और संभाजी का पुत्र था हमारा साहू, और साहू पेशवा का पद क्रिएट करता है। आगे चलते हैं, वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आया। तो वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन है जापान, तत्कालीन बर्मा, बर्मा यानी क्या, बर्मा यानी म्यांमार, है ना, और सिंगापुर या तत्कालीन मलाया। तो आंसर होगा सिंगापुर। आजाद हिंद फौज के बारे में बात करें तो आते हैं रास बिहारी घोष और सुभाष चंद्र बोस। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है भारत में रास बिहारी घोष को। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछेगा तो रास बिहारी घोष वास्तविक संस्थापक है, और अगर पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस जो थे जिसे नेताजी कहा गया था, सुभाष चंद्र बोस, इन्हें भी 1943 में आजाद हिंद फौज का नेता चुना जाता है, लीडर चुना जाता है।
और जापान क्या करता है, सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एंड निकोबार द्वीप उपहार स्वरूप दे देता है, जिसे इन्होंने एक का नाम रखा था स्वराज द्वीप और एक का नाम रखा था हिंद। ठीक है, हिंद स्वराज यानी हिंद द्वीप या शहीद द्वीप, ये रखा गया था सुभाष चंद्र बोस के जरिए इसका नाम, अंडमान निकोबार का नाम। सुभाष चंद्र बोस को एक नाम है नेताजी, है ना, तो क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, तो नेताजी कहने वाले थे हिटलर। ठीक है, आगे चलते हैं। चंपारण आंदोलन, तीन कठिया प्रथा, ऑप्शन देखते हैं, साथ मार दियोगे आप लोग ना। अगर चंपारण पढ़े होगे तो आंसर होगा 3/20। नील की खेती 1917, है ना, लखनऊ अधिवेशन आपको याद होगा, राजकुमार शुक्ल 1916 में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलेंगे और निवेदन करेंगे कि प्रभु चलिए थोड़ा चंपारण की स्थिति खराब है, जांच पड़ताल कीजिए। एग्रीगेट कमेटी का गठन किया जाता है और गांधी जी को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है और बाद में फाइनल रिजल्ट आता है कि चंपारण प्रथा, चंपारण के क्षेत्र में काफी खराब प्रथा, इसको समाप्त किया जाए। नील की खेती, है ना, आपको 1 बीघा में 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य था, है ना, तो इसका आंसर होगा हमारा ए। आगे चलते हैं। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से नहीं आती, यानी इनमें से कौन से ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने ये बात कहा था। इनका कहना था कि विचार करने से कुछ नहीं होने वाला, सामने आकर निकल कर उस पर काम करना पड़ेगा, और ये बात कहने वाले थे भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में कुछ बात जान जाइए, ज्यादा नहीं। भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था और दुर्भाग्य की बात है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया, है ना। भगत सिंह 1929 में क्या करेंगे, असेंबली में बम फेंकेंगे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, है ना। भगत सिंह का जन्म हुआ कहाँ था, तो हुआ था इनका जन्म पंजाब में। पंजाब में एक क्षेत्र पड़ता है बांका जिला, वहीं पे भगत सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, और इस दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। हाँ भाई, शहीद दिवस हम लोग 30 जनवरी को भी मनाते हैं, जिस दिन गांधी जी की हत्या की गई, इस दिन भी हम लोग शहीद दिवस मनाते, तो आंसर होगा भगत सिंह। आगे चलते हैं। किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी चारों ओर परिक्रमा करती है। सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है और आंसर होगा कोपरनिकस, आंसर डी कोपरनिकस। आगे चलते हैं। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है, ज्वार भाटा कैसे आता है, तो ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण है सूर्य और चंद्रमा का ग्रेविटेशन, तो आंसर होगा सूर्य और चंद्रमा। ज्वार और भाटा में कभी कभी अंतर पूछ लेगा, तो ज्वार आते हैं 12 घंटा 26 मिनट पर, और जो भाटा होता है, भाटा आता है जस्ट 6 घंटे 13 मिनट पर, यानी जस्ट इसके आधे समय में। तो कभी कभी ज्वार और भाटा का समय पूछ लेता है और ये ग्रेविटेशन के कारण होता है, तो आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट, जनगणना से संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं, इसके बारे में बात कर रहा है और पूछा जा रहा है कि इनमें से सही का चुनाव कीजिए, है ना। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, आसान क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। विश्व में प्रथम बार जनगणना स्वीडन में आधुनिक तरह से किया गया था, हाँ बिल्कुल सही। नियमित जनगणना पहली बार अमेरिका में शुरू किया गया था, ये भी सही है। और भारत में नियमित जनगणना कब किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 में किया गया था, है ना। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में पहली बार जनगणना शुरू होती है भारत में। भारत में 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, हाँ। और अगर स्वतंत्र भारत का पूछा जाए तो ये 7वीं जनगणना थी, तो ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही। चौथा, भारत की सर्वप्रथम जातीय जनगणना 1931 में हुआ था, ये सही है। 1931 में हुआ था जातीय जनगणना, लेकिन उसके रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। विषुवत रेखा मतलब क्या, तो ये हमारी अर्थ है, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है और यहां से सूर्य लंबवत पड़ता है, यानी ये क्षेत्र है ना, बीच बीच में, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। ये जो आपको विषुवत दिख रहा है ना, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं और इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा हमारा यही लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश, और यहाँ पे लंबवत पड़ती है 21 मार्च और 23 दिसंबर को। इसका कारण यह है कि जब ये लंबवत पड़ती है तो दिन और रात दोनों क्षेत्र में, यानी
नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बराबर बराबर होता है। एक बात और, क्वेश्चन आता है कि अपसौर किसे कहते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा अपसौर के बारे में और एक आपसे पूछा जाएगा उपसौर के बारे में। तो अपसौर की घटना जो होती है वो 4 जुलाई को होती है और उपसौर की घटना जो होती है वो 3 जनवरी को होती है। अब ये 4 जुलाई मतलब क्या? 4 जुलाई जिस दिन सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है और 3 जनवरी जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। तो याद रखिएगा, उपसौर किसे कहते हैं, अपसौर किसे कहते हैं। एपीहीलियन और पेरीहीलियन इंग्लिश में कहा जाता है ना। और एक अपोजी और पेरिजी भी होता है ना। उतना बात नहीं करेंगे, सेट लगा रहे हैं, सेट पे रहेंगे। चीड़ के पेड़ सामान्यतः निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रकारों में से किस प्रकार में पाए जाते हैं? चीड़ का पेड़ इनमें से किस क्षेत्र में ज्यादा होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मॉनसून, यानी आंसर होगा बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? एल्युमिनियम सबसे ज्यादा किस देश में होता है? तो एल्युमिनियम का उत्पादक करता जो देश है वो है हमारा चीन। अगर भारत के बारे में देखें तो भारत थोरियम के उत्पादन में आगे है विश्व में। और थोरियम का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो केरल राज्य में होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, आगे चले। वी आकार की घाटी का निर्माण कौन करते हैं? तो वी आकार की घाटी का निर्माण मुख्य रूप से जो करते हैं, आंसर अच्छे से पढ़ देना, ऑप्शन आंसर लगाना। आंसर होगा युवा नदी। जो नई नई नदियां होती है ना, ये वी आकार की घाटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, नदी के बारे में पूरा का पूरा मैं पढ़ा चुका हूं। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। और अगर पूछे लेब्राडोर के बारे में, तो लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है। यहां गल्फ स्ट्रीम बोला जा रहा था तो गर्म जलधारा है। आगे चलते हैं। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाली पास का नाम क्या है? तो इसे कहते हैं एलिफेंटा पास। ठीक है, अब डंकन पास के बारे में बात करें तो आप जानते होंगे 11 डिग्री चैनल को डंकन पास कहते हैं। और डंकन पास जो होता है वो हमारा मध्य अंडमान एंड दक्षिणी अंडमान के बीच में स्थित हमारा कौन है? डंकन पास, दक्षिणी अंडमान के बीच में। 10 डिग्री चैनल के बारे में बात करें तो दक्षिणी अंडमान, जिसे लिटिल अंडमान के नाम से भी जानते हैं, और उत्तरी निकोबार, नॉर्थ निकोबार के बीच में हमारा 10 डिग्री चैनल है, यानी सीधे अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। आगे चलते हैं। विचार करना है कथन पे और क्या क्या दिया है, अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। पहला है सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिम नदी सीमांत क्षेत्र बनाता है। तो सियाचिन ग्लेशियर ऊपर देख रहे होंगे, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर, ये सारी की सारी जो ग्लेशियर है ये लद्दाख में स्थित है, ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। और ये सही है कि ये पाकिस्तान और भारत से सीमा लगाती है। अगला, सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। बिल्कुल सही, ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ये भी सही है। नाथुला दर्रा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो आपको पता होगा नाथुला और जेलेपला दोनों भारत और चीन के बीच स्थित है। और ये भारत के किस राज्य में है? तो ये भारत के सिक्किम राज्य में है, नाथुला और जेलेपला दर्रा, है ना। हल्दी घाटी गुजरात में है? नहीं सर, हल्दी घाटी हरियाणा में है। और हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था। तो आप हमें बताना हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2। आगे चलते हैं। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? तो अगर तट के बारे में बात किया जाए, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो तमिलनाडु का तट है इसे कहते हैं हम लोग कोरोमंडल तट, है ना। और ये जो केरला का तट है इसे कहते हैं मालाबार तट। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और तट के बारे में बात नहीं करेंगे। तो इस तट पे वर्षा लौटती मानसून से होती है ठंड के समय में। अब आप ही बताओ कि ठंड का मौसम कौन सा है? तो ठंड का मौसम है अक्टूबर नवंबर, तो आंसर होगा अक्टूबर नवंबर। ठीक है, लौटती मानसून, इसका कारण है ना कि यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है, तो जब मानसून केरल से घुसती है तो इधर से निकल जाती है। इसके कारण जून के समय में तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है।
ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? नगदी फसल किसे कहते हैं? तो नगदी फसल उसे कहते हैं जिसे खेतों में ही काट कर खेतों से ही बेच दिया जाता है, स्टोर जिसे हम लोग नहीं कर सकते है ना, उसे नगदी फसल कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन में से आंसर एलिमिनेट करके आंसर मार दियोगे, रबड़ जो हमारा एक है नगदी फसल है। अब नगदी फसल के लिए कभी कभी पूछ लेगा कि तापमान कितना होना चाहिए। तो नगदी फसल के लिए तापमान जो होना चाहिए वो 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और अगर वर्षा आपसे पूछे तो वर्षा होना चाहिए 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नगदी फसल में रबड़ आता है, चाय आता है, कहवा आता है, ये सारे हमारे नगदी फसल में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन सबसे पहले कब हुआ था, यानी डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया सबसे पहले कब हुई थी? तो सबसे पहले मुद्रा का अवमूल्यन जो हुआ था वो 1949 में हुआ था, सबसे पहले मुद्रा को बदला गया था। आगे चलते हैं। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस मनाते 8 अक्टूबर को, है ना। वायुसेना, थल सेना और जल सेना दिवस अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, यहाँ क्या क्या मनाते हैं ये आप हमें बताना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न शब्दों को सही क्रम विन्यास में सजाइए। जो हमारी प्रस्तावना में बातें लिखी गई है उसको अरेंज कीजिए। तो प्रस्तावना में सबसे पहले बात किया गया है संप्रभुता के बारे में, इसके बाद बात किया गया है समाजवादी के बारे में, इसके बाद धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात किया गया है, और इसके बाद बात किया गया लोकतांत्रिक, और उसके बाद बात किया गया गणराज्य के बारे में। यानी 1 2 3, सॉरी हाँ, पहले संप्रभुता, ठीक से मिला लीजिएगा। 1 नंबर पे होगा संप्रभुता, दूसरे नंबर पे होगा समाजवादी, तो समाजवादी दूसरे नंबर पे यहाँ पे है, यानी आंसर होगा डी। ठीक है, प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये आप जानते होंगे। जब कोई व्यक्ति ऐसा प्राधिकार के रूप में कार्य करता है जिसके रूप में कार्य करने के लायक वो नहीं है, तो वो कौन सा, उसके खिलाफ कौन सा कार्रवाई न्यायालय जारी करेगा? तो आपको पता होगा रीट के बारे में, रीट 32, जिसे अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है ना। संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है इसे, और फंडामेंटल राइट को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। तो इसमें होता है क्यू वारंटो, अधिकार वृक्ष। क्यू वारंटो में क्वेश्चन किया जाता है कि आप किस आधार पे इस पोस्ट पे बैठे हुए हो, ठीक है। और एक होता है अधिकार वृक्ष, अधिकार वृक्ष यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब कोई व्यक्ति को कैद किया जाता है ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे जज के पास लिए जाना पड़ता है, उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी रिट कितने प्रकार के हमारे हैं? 5 प्रकार के। आर्टिकल कौन सा हमारा? तो 32। कौन जारी करता है? तो उच्चतम न्यायालय जारी करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? इमरजेंसी, एक बार अगर संसद बोल दिया कि हाँ ठीक है आपातकाल रहेगा, तो कब तक रहेगा? तो रहेगा 6 महीने तक। आपातकाल के बारे में बेसिक 2 बात हम करेंगे, एक हम करेंगे आर्टिकल 352 का, एक करेंगे 360 का। यहाँ नेशनल इमरजेंसी है, 360 का नहीं 356 का करेंगे। 360 अभी तक नहीं आया है तो नहीं करेंगे इसके बारे में, हम बात करेंगे 356 का। ये नेशनल इमरजेंसी है और ये प्रेसिडेंट रूल है ना, आपको पता होगा। नेशनल इमरजेंसी के लिए अनुमोदन की अवधि 1 महीने का दिया जाता है, प्रेसिडेंट रूल के लिए अनुमोदन की अवधि 2 महीने रहती है। नेशनल इमरजेंसी अधिकतम कितने समय तक रहेगा? इसकी कोई समय सीमा नहीं है, यानी अनंत काल तक रह सकता है, ठीक है। लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल होता है वो मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जाता है। हर 6 महीने में अनुमोदन होगा और अधिकतम 3 सालों तक रहेगा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस जो है ना, और एक आर्टिकल का डिफरेंस, उसको आप बस याद रखना। आगे चलते हैं। संसद के भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है? तो सबसे पहले तो बात यही आती है कि महाभियोग है क्या। संसद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, अभी तक एक भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए जिस पर महाभियोग लगा होगा, है ना। तो महाभियोग की प्रक्रिया हमारी अनुच्छेद 61 में आती है ना। और इसमें आप महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, किसी से भी। लेकिन जिससे भी शुरू करना है 1/4 सदस्य लिखित रूप से हस्ताक्षर देंगे राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व कि आप पे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, और ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा के प्रतिनिधि है निम्न में से कौन से हैं? राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा गठन 1952 में किया गया था,
है ना। राज्यसभा का सीट अगर देखा जाए तो 250 है, लेकिन चुनाव होता है 243 पे, और इसमें से भी 12 सदस्य कहाँ से आते हैं, तो 12 सदस्य हमारे आते हैं क्या करके, तो साहित्य विज्ञान कला के क्षेत्र में प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। और राज्यसभा में दिल्ली जो हमारा है केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीटें हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, दिल्ली के साथ साथ पुडुचेरी भी है, पता नहीं क्यों दिल्ली के साथ साथ पुडुचेरी को ऐड करके रखा है। दिल्ली में राज्यसभा की सीटें 3 है दिल्ली के लिए, राज्यसभा ही बोल रहा है ना, हाँ राज्यसभा बोल रहा है, और पुडुचेरी में राज्यसभा के लिए सीटें 1 है। तो देख लेना एक बार। आगे, पंचायतों के निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ने की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो उम्र सीमा से क्वेश्चन आता है जी, पंचायत पूछ देगा, राष्ट्रपति पूछ देगा, राज्यपाल आपसे पूछ देगा, है ना। तो पंचायत के बारे में बात करें तो अगर आपकी उम्र सीमा कितनी वर्ष है, 21 वर्ष है, तो पंचायत के चुनाव में लड़ सकते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपको 25 वर्ष होना चाहिए, ये लोकसभा के लिए क्राइटेरिया है। और राज्यसभा के लिए क्राइटेरिया हमारा 30 वर्ष है। लेकिन राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनकी उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। तो ये बेसिक सारी बातें सब जानता है, कोई बड़ा बात नहीं था। अगला, अरेंज करना है और सरियाना है कि बताइए कब कब इन क्षेत्रों का निर्माण हुआ था। तो अगर असम के बारे में बात करें तो जहां तक मुझे याद है असम का निर्माण 56 में हुआ था। नागालैंड के बारे में बात करें तो इसका निर्माण 1963 में होगा। गोवा और मिजोरम का बात करें तो गोवा भी बनेगा 1987 में, और मिजोरम भी और गोवा भी बनेगा 1987 में। अब अरेंज कैसे करें, तो ये बना था फरवरी 1987 में और ये बना था मई 1987 में। अब 1 2 4 3 कहाँ है, 1 2 4 3 ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलते हैं। पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया था, उसका मुख्यालय कहाँ है ना। तो इसका मुख्यालय हमारा कहाँ है, क्या नई दिल्ली, हाँ नई दिल्ली, सही है। अगला क्वेश्चन, महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब कौन जीता है। हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 अभी हाल फिलहाल में खेला गया जी, कौन जीतेगा, भारत जीता है, आंसर होगा भारत। करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस देश ने पानी से कमी के कारण आपातकाल इमरजेंसी लगा दिया, पानी की कमी के कारण, जो आप ऐसे फ्लो कर रहे हो, बहा रहे हो, इक्वाडोर। अगला क्वेश्चन, SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ माओ पर हस्ताक्षर किया है। तो ये संगठन जो हमारे हैं, ऑप्शन अच्छे से पढ़ देना, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो आंसर लगा दोगे, आंसर होगा H2 ग्लोबल, इसके साथ इन्होंने हस्ताक्षर किया है। अगला, टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप किसने जीता, तो ये बिली जीन किंग कप है, ये जीतने वाले देश है, इसका नाम है इटली, ये किताब इटली ने जीता है। अगला, किस देश ने नवंबर 2024 में पीएम मोदी को सम्मानित किया, सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ऑप्शन है डोमिनिका, गुआना, बर्बाडोस या तीनों, तो आंसर होगा तीनों। नेक्स्ट, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया, तो ये जारी किया गया था इसके तहत G20, आंसर होगा G20। आगे अगला क्वेश्चन, पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो पूर्वी प्रहार का आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश में, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आगे अगला क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा, 1 मिनट रुको, पूर्वी दिया है ना जी, पश्चिमी ने दिया है ना, हिमाचल प्रदेश पश्चिम में है यार, अरुणाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। आगे चलते हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल की, झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती है पार्टी है, हेमंत सोरेन फिर से वहां के मुख्यमंत्री बने और फिर से झारखंड का बेड़ागत कर देंगे, है ना। विद्यार्थी तो परेशान है झारखंड में। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा महिला 76 किलोग्राम वर्ग कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती है, कौन सा पदक जीती है, हल्के में मत ले लेना, कुछ भी मत मार देना, स्वर्ण पदक जीती है, मजाक नहीं है। आगे, श्रीद्धिमान शाह ने किस खेल से संन्यास की घोषणा कर दी, तो श्रीद्धिमान शाह किस खेल से संबंधित है और ये किसकी खेल से संन्यास की घोषणा की है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में दोगे। ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका स्कोर अच्छा रहा होगा। अपना स्कोर आप हमें कमेंट में जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।